वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में स्टार्ट करने वाले अपने नोट्स के साथ में, जो मैं यूपीएससी के लिए अपने नोट्स रेडी कर रही हूँ, मैं उसी से पढ़ा भी रही हूँ। और सेकंड चीज़ मैं आपको एक बता दूँ, ये जीएस पेपर 1 है जो हमारा यूनिट 10, 11 और 12 में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उस दिन आपको सिलेबस बता दिया था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड। तो अक्षांश क्या होती है, मैं पहले आपको उसको पढ़ा दे रही हूँ, फिर आपको इसमें दिखा भी दूंगी। अक्षांश पृथ्वी के तल पर किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र की कोणीय दूरी कहती है। अक्षांश क्या है? पृथ्वी के तल पर किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी। तो ये देखो, एक हमारा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। और ये जो मिड रेट में हमारी ये पड़ी हुई, ये हमारी अक्षांश है। जो हमारी पृथ्वी है उसको दो भागों में, बराबर भागों में बांट रही थी, ये हमारी क्या है? अक्षांश है। सेकेंड पॉइंट है, समान अक्षांशों के स्थान पर दो मिलकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। समान अक्षांश के स्थान पर दो मिलाकर खींची जाने वाली ये काल्पनिक रेखाएं, ये रेखाएं ऐसा नहीं कि रियल में होंगी पृथ्वी के ऊपर, ये हमारी सिर्फ एक काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी पर विषुवत रेखा के दोनों ओर समांतर रूप से ध्रुवों तक। तो इनकी देखो, ये जो हमारी काल्पनिक रेखा है, ये हमारी अक्षांश, इनकी और इनकी जो दूर, इसमें डायग्राम में तो नहीं है समान, पर ये देखो, ये जो पेंसिल वाली लाइन है, ये इनकी जो दूरी है वो समान रहती है। जो बीच की इनकी जो डिस्टेंस है वो समान रहती है। ये एक्सप्लेन किया गया। फिर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली संख्या, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखा है। तो इनकी जो ये जा रही है, पश्चिम से पूर्व जा रही है, पूर्व से पश्चिम जा रही है, ठीक है। सॉरी, ये पश्चिम से पूर्व जा रही है, पूर्व से पश्चिम जा रही है। फिर संख्याएं अनिश्चित रहती हैं। अब देखो, वैसे तो हमारे बताऊंगी बाद में कितने, पर देखो हमने यहाँ पे लाइन ली तो यहाँ पे भी ले सकते, यहाँ पे भी ले सकते, यहाँ भी ले सकते, मतलब इन्फिनाइट तक हम कहीं भी अपनी लाइंस खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे अक्षांश के साइड में। और अक्षांश रेखा किसी स्थान से पृथ्वी के केंद्र की ओर झुकाव को प्रदर्शित करती है। अक्षांश रेखा क्या है? किसी स्थान से पृथ्वी के केंद्र की ओर झुकाव को स्थित करती है। देखो, ये जो हमारी लाइन खींचती है वो रियल में ऐसे खींचती हैं, ऐसे ऐसे, जो हमेशा पृथ्वी की तरफ झुकाव दिखाती रहती हैं। और 1 डिग्री के अंतराल पर विषुवत रेखा के उत्तर में 90 डिग्री तथा दक्षिण के अंतराल में 90 डिग्री बनता है। अब देखो, ये हमारी अक्षांश रेखा खींच दी गई है। अब हम अगर इसको ऐसे डिस्क्राइब करके देखेंगे, ये हमारी अलग रेखा है, इसको बाद में बताऊंगी। तो ये हमारी, जब ये रेखा इस पर पड़ेगी, तो ये जो अक्षांश है, अक्षांश से अगर हम केंद्र तक जाएंगे, तो ये जो इसका डिग्री बनाएगा वो कितना बना रहा है? 90 डिग्री के आसपास बना रहा है। सॉरी, ये दिख नहीं रहा था क्या? हाँ, तो ये देखो, ये हमारी जो अक्षांश रेखा खींची गई है, अक्षांश रेखा और पृथ्वी के केंद्र से अगर हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस पर, तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री बन रहा है। हमारी ये पूरे, जो हमको पता है, ये जो हमारा एंगल पूरा बन रहा है, ये पूरा का पूरा एंगल ये कितना है? 180 बन रहा है। अगर 180 ये हमारा बन रहा है, तो इसके ऊपर जो ये लंब है परपेंडिकुलर का, जो हमारी देशांतर रेखा खींची गई है, ये पूरा का पूरा 90 बना रही है। तो ऐसे तो हम इन्फिनाइट लाइन इसके ऊपर खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, मतलब इन्फिनाइट लाइनें बन सकती हैं। बट अगर ये हमारा एंगल 180 डिग्री का बन रहा है, तो 180 डिग्री का अगर बन रहा है, तो हम अगर इसमें 1 डिग्री का गैप रखें, तो इसमें कितनी लाइनें खींच सकते हैं? बताओ, अगर 1 डिग्री का गैप रखा जाएगा तो कितनी लाइनें खींची जाएंगी? तो यहाँ तक आते थे पूरी 90 लाइनें हो जाएंगी 1 डिग्री के गैप पे। यही मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये 1 डिग्री गैप पे, यहाँ पे 180 और यहाँ पर भी 1, ये पूरी 90 और ये पूरी 90, तो मतलब टोटल 180 लाइनें खींच जा सकती है, वो भी 1 डिग्री के गैप पर। अभी आगे बताती हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। विषुवत रेखा सहित 1 डिग्री के अंतराल पर कुल 81 लाइनें अक्षांश पर हैं। अब 81 का कहने का मतलब क्या है था? ये पूरी की पूरी तो 180 खींच रही है, ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा, ये भी हमारा पॉइंट हो जाएगा, तो इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारी पूरी की पूरी 180 लाइन्स हो जाएंगी, बताया गया है। कुल अक्षांशी व्रतों की संख्या 179 होती है, क्योंकि ध्रुव अक्षांशी व्रतों में शामिल नहीं होता। 180 - 2 करेंगे, 179 हो जाएगा। मैंने बताया ना, एक ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट भी एक पॉइंट हो जाएगा। तो हमारे जो ये पॉइंट है, ये केंद्र, ये लास्ट में आते थे, कोई लाइन नहीं रह जाती, एक बिंदु बन जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इसमें 2 पॉइंट हमारे माइनस हो जाएंगे, तो हमारी कितनी हो जाएंगी? 180 लाइन्स ही बचेंगी। और ये हमारा पूरा पृथ्वी का मैंने डायग्राम बना रखा है। ये हमारी क्या है, अभी बता दे रही हूँ, फिर और बता दूंगी। ये हमारी अक्षांश रेखा है, अक्षांश है, और ये हमारी देशांतर रेखा है। और अक्षांश के
थोड़ा सा ऊपर जैसे ये अक्षांश है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर हमारी 23/2 डिग्री, 23 डिग्री का जो एंगल होता है वहाँ पर एक हमारी एक और रेखा खींच जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। इसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और इसी के 0 डिग्री जो अक्षांश खींची, अक्षांश जो हमारी होती है, एक बात और रखिए, ये हमारी 0 डिग्री पर होती है। और इसी के जस्ट नीचे 23/2 में एक लाइन खींच जाती है, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। अभी बस इतना ही समझो। और ये सारी जो लाइनें हैं हमारी सारी काल्पनिक लाइन हैं, और इसके बारे में कल हम पढ़ा, आज हमने पढ़ा अक्षांश रेखा, और देशांतर भी इसी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इस अक्षांश रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा, इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन। अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, एक विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी कहते हैं अक्षांश रेखा को। कि ये जो अक्षांश रेखा, जो विषुवत रेखा है, इसको क्या अक्षांश सारी लाइनों को कहते हैं। उस जो मेन अक्षांश जो 0 डिग्री बनाती है उसे कहते हैं विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। और ये रेखा नहीं, एक जो पृथ्वी को क्या है, 2 व्रतों में बांट देती है। तो अब पढ़ते हैं क्या क्या क्वालिटीज वगैरह हैं। तो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं, बता दिएगा ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। थोड़ा मैनेज कर दो, दिख नहीं रहा था सही से, ठीक है। दूसरा 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अभी हमने विषुवत रेखा तो देख लिया, उसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा उत्तर पूर्व में स्थित पृथ्वी का आधा भाग और उत्तरी गोलार्ध में स्थित पृथ्वी का दूसरा भाग होता है। मतलब ये जो पूरी पृथ्वी है इसको 2 भागों में डिवाइड कर दे तो ये आधा भाग उत्तरी, फिर दूसरा गोला दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। थर्ड पढ़ते हैं, अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार तथा ध्रुवों की ओर इनका आकार घटता रहता है। अब जो अक्षांश रेखा है, समझ लो ये तो ध्रुव तक पहुंचते पहुंचते इनका आकार घट जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। केवल विषुवत रेखा ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो ये मेन रेखा, यही एक रेखा जो है पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। बाकी इन सबका जो साइज है छोटा बड़ा हो चुका है। 0 डिग्री की ध्रुवों की अक्षांश पर रेखाओं की लंबाई में कमी आ जाती है। 0 डिग्री के बाद जो ये अक्षांश रेखा है, इसके बाद की जो रेखा होगी उन सबकी जो लंबाई होती है वो कम होती चली जाती है, आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर अक्षांश रेखा केवल बिंदु के रूप में प्राप्त होती है। मैंने आपको बता रखा है कि जो अक्षांश रेखा है वो जब यहाँ पूरी खत्म हो जाती है तो यहाँ सिर्फ एक पॉइंट बचता है दोनों ध्रुवों पर। और फिर 23 डिग्री हाफ डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, जबकि 23 डिग्री हाफ डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर जो हमारी ये रेखा बढ़ती है 23 डिग्री पे जो एक लाइन खींच जाती है 23 हाफ डिग्री, तो यहाँ पर जो 23.5 डिग्री पे जो एक रेखा खींची जाएगी इसे हम कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। और जस्ट इसके नीचे जो हमारी 23 डिग्री और हाफ डिग्री पे लाइन खींची जाती है 23 डिग्री हाफ डिग्री, इस पे जो रेखा खींची जाएगी इसको कहेंगे हम मकर रेखा। क्या कहेंगे, मकर रेखा। तो अब हम पढ़ते हैं कटिबंध। पहले पढ़ा देती हूँ फिर मैं आपको डायग्राम में दिखा भी दूंगी। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य को क्षेत्र को क्या कहते हैं, कटिबंध मतलब जोन। तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा सूर्य की लंबवत किरणों के लिए सीमा रेखाएं हैं। जो कर्क रेखा और मकर रेखा है वो सूर्य के लंबवत किरणों के लिए सीमा रेखाएं। कैसे हैं दिखाती हूँ एक बार डायग्राम। तो देखो ये हमारा डायग्राम है और ये हमारी है कर्क रेखा, ये हमारी है मकर रेखा। और जो सूर्य है वो हमारा ऐसा, तो कभी ना कभी पृथ्वी हमारी हल्की सी तिरछा है, आप सभी को पता है पृथ्वी जो हमारी हल्की सी तिरछा है, तो सूर्य कभी ना कभी इसके लंबवत जरूर पड़ता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि ये 2 अक्षांशों के बीच जो मध्य दूरी होती है इनको हम क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं, कटिबंध। तो जैसे ये हमारी कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है वो हमारे क्या है, कटिबंध होते हैं। 2 अक्षांशों के बीच जो हमारी जो गैप होती है उसे हम लोग बोलते हैं कटिबंध। और अब आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंध एक ऐसा क्षेत्र है जहां वर्षा से कम एक बार सूर्य की किरणें लंबवत अवश्य गिरती हैं, उष्ण कटिबंध, ठीक है। और उष्ण कटिबंध क्या, ये भी दिखा दो डायग्राम। तो ये देखो ये जो डायग्राम है ये हमारी जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र है इसे मैंने बोला आपको कटिबंध बोलते हैं। अब एक तो यहाँ पे सूर्य की किरणें कभी ना कभी लंबवत होगी, मतलब यहाँ पे गर्मी होगी अच्छी खासी, तो इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। मतलब गर्मी वाला क्षेत्र, जहाँ पे गर्मी
पाई जाती है, मतलब धूप थोड़ी ज़्यादा रहती है, हद से ज़्यादा नहीं पर थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि लंबवत कभी ना कभी जब पृथ्वी के चक्कर लगाएगी, ये जैसे ये मानो ये पृथ्वी है, हल्का सा ऐसे एंगल बनाती है, हल्का सा तिरछा रहती है, जब ऐसे एंगल है तो जब पृथ्वी के सूर्य लगाए चक्कर लगाएगी तो कभी ना कभी ये सूर्य के लंबवत हो जाएगी, और जिसके कारण यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, उसके इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शून्य कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य कटिबंध, उष्ण कटिबंध, सॉरी मुझे शून्य निकाला था, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं इसको, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं कि 23.5 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। उष्ण कटिबंध क्षेत्र मैंने बता दिया है। अब क्या बोल रहा है हमारा कि 23.5 डिग्री और 66 डिग्री के जो बीच का जो क्षेत्र होता है इसे क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। मतलब यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी होती है थोड़ा कम पहुँच पाती है, इसलिए यहाँ पे ठंडी होती ज़्यादा है, और इसे क्या बोलेंगे हम? शीत कटिबंध। और उसके बाद हमारा 66 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को बोलेंगे ध्रुवीय कटिबंध। क्या बोलेंगे? ध्रुवीय कटिबंध। तो ये देखो, ये हमारी 66 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री के बीच में जो हमारा क्षेत्र आएगा इसको क्या बोलेंगे हम? ध्रुवीय कटिबंध। क्या बोलेंगे? ध्रुवीय कटिबंध। क्या बोलेंगे? ध्रुवीय कटिबंध बोलेंगे। 66 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाली जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे ध्रुवीय कटिबंध। जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को हम बोलेंगे ध्रुवीय कटिबंध। तो हमारा ये हमारा अक्षांश और देशांतर कंप्लीट होता है, सॉरी सिर्फ अक्षांश कंप्लीट होता है। देशांतर भी वैसे भी बता देती हूँ आपको, या अलग वीडियो में बताओ। चलो देशांतर भी इसी पे कवर कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो देशांतर रेखाएं पृथ्वी से उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं। अभी मैंने आपको बताया जैसे कि ये हमारी अक्षांश रेखा है, वैसे ये हमारी देशांतर रेखा है जो इस साइड से इस साइड तक खींची हुई है, ठीक है। और ये काल्पनिक रेखा होती है, ऐसा नहीं कि सब रियल रेखाएं, सब काल्पनिक रेखा हमने अपनी समझ के लिए बना रखी हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, ये बता दिया मैंने। देशांतर रेखाओं को प्रधान रेखा एवं मध्य रेखा भी कहते हैं। देशांतर जो रेखा होती है, अब ये हमारी है देशांतर रेखा, इसे हम लोग कहते हैं प्रधान रेखा और मध्य रेखा भी कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को इंग्लैंड में ग्रीनविच नामक स्थान से ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा होती है उसे इंग्लैंड में ग्रीनविच नामक स्थान से ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। कैसे? तो यही वो लाइन है जो 0 डिग्री पर है, ये वाली मेन वाली लाइन, इसे हम क्या कहते हैं? इंग्लैंड में ग्रीनविच रेखा के नाम पर कहा गया है, ठीक है। फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी में पश्चिमी गोलार्ध होता है। तो ये हमारा डायग्राम, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ये हमारा पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इनको भी देख लेते हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर पूर्व 180 तथा पश्चिम के अंतराल पर पश्चिम 180 देशांतर रेखाएं कल्पना की तौर पे खींचेंगे। देखो वैसे तो इन्फिनाइट लाइन होंगी, बट हम अगर 1-1 डिग्री का, मैंने बताया जैसे कि आपको बताया था अक्षांश पर कि कैसे 100 डिग्री का एंगल बन रहा है, वैसे हमारी देशांतर में भी 180 का एंगल बनेगा, जो हमारी वैसे तो इन्फिनाइट है, बट अगर हम 1 डिग्री का गैप दे करके चले तो हमारी 180 लाइन खींची जाएंगी। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसी आधार पर 360 देशांतर का निर्धारण किया गया है। अब पृथ्वी पूरे 360 डिग्री घूमती तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती, पूरा एक चक्कर पूरा करती है, तो वैसे आधार पे हमारी जो देशांतर और अक्षांश रेखाओं की जो डिग्री का जो एंगल पूरा बनता है वो पूरा 360 डिग्री का बनता है पूरा। फिर देशांतर रेखाओं की लंबाई समान लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके मध्य की दूरी जो है ना कम होती जाती है। लंबाई तो इनकी समान रहती है, मगर जो ध्रुवों के पास से जाते हैं तो इनकी बीच की जो दूरी है वो कम होती रहती है। कैसे होती है वो भी दिखा दूँ। तो देखो ये हमारा है, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। अभी तक जो इनकी ये बीच की जो ये गैप है ये समान चल रही थी, ये जो गैप है इनकी ये समान चल रही थी, बट देखो जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाए तो इनकी जो गैप है ये कम होती जा रही है, ठीक है। इनकी जो लंबाई है वो तो समान रहती हैं, क्योंकि देखो जैसे कि आप मानो ये आपकी बॉल है, ठीक है, ये आपकी बॉल हो, आप इसको ऐसे करके देखो, इसको ऐसे करके देखो, तो ये बराबर रहती है, ठीक है, ऊपर नीचे। मगर जो इनके ऊपर की ये जो ये गैप थी ना ये कम होती चली जा रही है। तो जैसे ये पूरी बॉल है तो ये जो ये गैप है ना ये पूरी इनकी धीरे धीरे कम होती चली आ रही है। यहाँ पर तो बराबर है, पर जैसे जैसे ये ध्रुव के पास जा रहे हैं तो ये गैप इनकी कम होती जाती है, यही कहने का मतलब था यहाँ पर। और इसका एक लास्ट पॉइंट देखा कि ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं
मिल जाती हैं। तो ये बात भी सही है। ध्रुव पे सारी देशांतर रेखा कैसे मिलती है ये भी देखते हैं। तो देखो सारी देशांतर रेखाएं नीचे से ऊपर के पूरे ध्रुव के पास जाती थी, तो पास जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सारी की सारी रेखाएं ध्रुव पे मिल जाएंगी। तो ये पॉइंट हमारा आज खत्म होता है। अक्षांश एवं देशांतर पूरा खत्म हो जाता है। कल हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। और अगर आपको इस पॉइंट समझ में आया हो, कोई डाउट दोबारा रहेगा तो उस वीडियो को दोबारा देख लेना। और अगर कोई डाउट रह गया हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये वाली वीडियो मुझे खुद बहुत 2 दिन टाइम लग गया मुझे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने में, समझाने में। तो एक बार डायग्राम फिर से देख लेते। ये हमारा पृथ्वी थी और ये जो 23.5 डिग्री पे क्या बन रही थी हमारी मकर रेखा, और ऊपर वाली साइड में जो हमारी 23.5 डिग्री पे क्या बन रही थी कर्क रेखा। इसे हम अक्षांश बोलते हैं, इसे हम देशांतर बोलते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो छेद आता है उसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं। और जो 23 डिग्री और 66 डिग्री के बीच में जो गैप आता है उसे हम शीत कटिबंध बोलते हैं। और 66 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में छेद आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवीय कटिबंध। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। और एक चीज़ और पढ़ी थी कि हमारी जो ये देशांतर रेखा हैं ये ऊपर जाते जाते इनकी गैप कम हो जाती है और लास्ट में एक पॉइंट पर मिल जाती हैं। और यही हमने देशांतर रेखा अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था कि ऊपर जाते जाते इनकी लंबाई कम होती है और ये एक पॉइंट पर बिंदु पर मिल जाती हैं। हर दोनों में डिफरेंस है, एकदम अच्छे समझना। आप चाहो तो इसे नोट्स भी बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो पृथ्वी की गतियाँ रहेंगे। और अभी मैं हिस्ट्री भी कंप्लीट कराऊंगी, बट थोड़ा सा वेट रखो, सब्र रखो, ठीक है। तो बाय बाय, जय हिंद।